Hello, C-Intermediate people. I hope you are doing absolutely amazing. So, chapter number 5, audit of items of financial statement. अराउंड इसकी वेटेज है 18 से 19 मार्क्स की. बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के चल जाते हैं एंड मैं बोलता हूँ भाई छोड़ के नहीं जाना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वेटेज के हिसाब से आपको पता पड़ सकता है. अब अपन क्या करेंगे इस वीडियो में. अपन 18 मार्क्स की मोटा मोटी वेटेज है. एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट प्रायोरिटी एक्सपेक्टेड 18 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं अच्छे से, उसको याद कर लेते हैं. आई हैव मेड मेमोरी टेक्निक्स और ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही चाहिए. मतलब इस चैप्टर में सबसे पहले क्वेश्चंस आपको ये करने चाहिए, उसके बाद में आपको बाकी का पोर्शन करना चाहिए फॉर योर सितंबर 26. एंड माय डियर पीपल, मैं ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आपके लिए प्रायोरिटी क्वेश्चंस निकालता हूँ. चैप्टर नंबर 5 के लिए पहले भी निकाल रखे हैं एंड एग्जाम में लग जाते हैं. तो इन 18 क्वेश्चंस को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है. आपका मोटा मोटी ये चैप्टर बहुत इजी आपको लगने लग जाएगा. ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे. जल्दी से वीडियो पे अटेंडेंस लगा दो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एंड लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5 डिस्कशन. सो चैप्टर नंबर 5, अपन क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है असर्शन, उसको जल्दी से समझ लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा. सर ये असर्शन क्या होता है? ये असर्शन कुछ नहीं, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन है. जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इक्वल टू 50 लाख है एग्जाम्पल के लिए. अब मैनेजमेंट ने ये रिप्रेजेंट करा है, क्या तुम मान लोगे? नहीं सर, हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे. ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे टू आइडेंटिफाई द प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट. अब मैनेजमेंट ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इक्वल टू 50 लाख बोला, तो मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है? मैनेजमेंट बोल रहा है, सर ये बैलेंस शीट आइटम है ना, तो बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड अपन कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं. मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसका वैल्यूएशन 50 लाख है. ठीक है. मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्टेंस में है, मतलब फेक नहीं है. ठीक है. फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50 लाख अगर ये बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैनेजमेंट ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि मेरी ही ओनरशिप है इसकी? और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू 50 लाख, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ मैनेजमेंट ये भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर मैंने ओपनिंग एडिशन डिलीशन सबको रिकॉर्ड कर लिया और ये पीपी मेरी आ गई है? हाँ, मतलब मैनेजमेंट आपको अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है. चैप्टर नंबर 5 में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग असर्शन, मतलब देखो बैलेंस शीट आइटम के ये कैरेक्टरिस्टिक है, असर्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स लगाते हो. बस चैप्टर में पूरा का पूरा यही गेम है. ठीक है, तो एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं बैलेंस शीट आइटम की. यहाँ पे पहला है एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? फेक नहीं है, मतलब असेट एंड लाइबिलिटी फेक नहीं है. इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट. 31/3 को कोई इन्वेंट्री दिख रही है, तो भाई अगर आप फिजिकली वेरिफिकेशन करने जाओगे एक्चुअल में है वो. ठीक है सर. राइट एंड ऑब्लिगेशन. राइट अपन असेट के लिए वर्ड यूज करते हैं, बेसिकली ओनरशिप को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओनरशिप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो भाई बैलेंस शीट में दिख रहा है, ओनरशिप को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा कि बोलेगा भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, चल मेरे को है ना इसके डॉक्यूमेंट्स दे दे, निकल जाएगा. हाँ सर. देन वैल्यूएशन. वैल्यूएशन मतलब राइट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना. राइट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना मतलब जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट हो गया. ठीक है सर. कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है सर? ऑल जेन्युइन टू बी रिकॉर्डेड. ऑल जेन्युइन टू बी रिकॉर्डेड मतलब क्या? ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, अरे जो भी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं ना सर, सबको रिकॉर्ड कर लेना. मतलब कुछ भी ओमिट नहीं हो रहा है, जितने भी जेन्युइन है सब रिकॉर्ड हो गए. अब आप थोड़ा सा फोकस करो. यहाँ पे एग्जिस्टेंस का मतलब क्या था? सर फेक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, नो फेक असेट एंड लाइबिलिटी. राइट एंड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ओनरशिप. कंप्लीटनेस का मतलब क्या था? ऑल जेन्युइन टू बी रिकॉर्डेड. और वैल्यूएशन मतलब राइट वैल्यू पे. ठीक है सर. सर ये एग्जांपल्स आप एक बार जल्दी से रीड कर लेना और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ. ठीक है. अब मैं पीएनएल आइटम की बात करता हूँ. तो पीएनएल आइटम में भी यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट होते हैं असर्शन के, पर यहाँ पे एग्जिस्टेंस वर्ड की जगह यूज होता है अकरेंस. क्या वर्ड यूज होता है? अकरेंस. मतलब एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी. मतलब यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज पर्सनल का उसने रिकॉर्ड नहीं करा है. मतलब एग्जिस्टेंस की जगह मैं अकरेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ पीएनएल आइटम में, मतलब सेम ही है. मतलब कोई भी फेक रिकॉर्ड नहीं करा है सर, कोई भी फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी है. ये सर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अकरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है सर. देन कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस मतलब जितने भी जेन्युइन है ना सर, सब वो रिकॉर्ड हो जाने चाहिए. जैसे ऑल जेन्युइन सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड. ठीक है सर. देन एक्यूरेसी या मेजरमेंट. सुनना,
सर ये राइट अमाउंट पे मेजर हो रहे हैं, राइट अमाउंट पे मेजर हो रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट में तो अपन वैल्यूएशन वर्ड यूज करते थे, वो आप 31/3 के दिन देखते हो। सर यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ट्रांजेक्शन्स राइट अमाउंट पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैव बीन मेजर्ड कैलकुलेट एक्यूरेटली, कोई भी इसमें टीडीएस का एडजस्टमेंट हुआ है तो वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर लिया है। सेल्स आर रिकॉर्डेड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडेंस, डिस्काउंटेड जो भी है उसमें से एडजस्ट करा है। ठीक है, समझा, बढ़िया। अब एक और सुनना, कट ऑफ। कट ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ में जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सेल, सेल कब बुक करते हो सर आप, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। तो लेट्स से ये 23-24 है, ये 24-25 है, 24-25 की 2/4 को गुड्स डिस्पैच हुए, हमेशा यही एग्जांपल लेता हूं मैं, गुड्स डिस्पैच हुए, और लेट्स से 29/3 को इसका इनवॉइस बन गया था। सर कब रिकॉर्ड करेंगे, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। आप कब रिकॉर्ड करोगे, जब गुड्स डिस्पैच हो जाता है। सेल्स के केस में जब गुड्स डिस्पैच हो जाते हैं तभी आप रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करते हो, तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे। मतलब ये कट ऑफ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये तुम्हारी कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट मतलब भाई राइट पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड अगर है तो वो उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो दूसरे ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सिंपल भाई कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है, प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। समझा क्या भाई। प्रायोरिटी क्वेश्चंस मेरे को डिस्कस करने थे पर मैंने थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस कर लिया, हालांकि इसका रिवीजन वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ 3 घंटे का डिटेल। तो अगर दिक्कत आए तो असर्शन से रिलेटेड उसको देख लेना, काफ़ी डिटेल में मैंने समझा रखा है। अभी मैंने क्विकली इसको डिस्कस कर लिया, अब मैं मेन अपने क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 Jan 25 का है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द असर्शंस दैट ऑडिटर विल चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। अपन को भाई असर्शन बताने, उनको एक्सप्लेन भी कर देना। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएनएल आइटम से रिलेटेड है। डू नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एनी अनऑथोराइज पर्सनल, जैन 25 का क्वेश्चन है, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कुछ भी फेक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, नो फेक। सर नो फेक बोले तो अकरेंस। सर एग्जिस्टेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, आंसर इज नो, पीएनएल आइटम में आप अकरेंस वर्ड यूज करते हो। ऑल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री pertaining to the relevant year shall be included regardless of the location। मतलब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई relevant year should be recorded, should be included। मतलब क्या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा ये कंप्लीटनेस कट ऑफ की बातें कर रहा है। मतलब स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ये कट ऑफ प्रोसीजर आपका हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे कंप्लीटनेस कट ऑफ प्रोसीजर से रिलेटेड में इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन करा हुआ, वहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में फिर इससे रिलेटेड बता हुआ। वहाँ पे कट ऑफ प्रोसीजर्स लगाते हैं आप टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस, बता हुआ वो भी, रुक जा। ठीक है, सेल्स आर रिकॉर्डेड करेक्टली इन द बुक्स बेस्ड ऑन द इनवॉइस, डिस्काउंट हैव बीन प्रॉपर्ली एडजस्टेड। मतलब सर सेल्स डिस्काउंट एडजस्ट कर लिया, क्या ये पीएनएल आइटम में मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा है। सर वैल्यूएशन वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, आंसर इज नो, पीएनएल आइटम के लिए मेजरमेंट वर्ड यूज करना। That the entity owns or controls inventory recorded in the financial statement, that is purchase invoices have been made in the name of a client, ownership, right and obligation। ठीक है, inventory has been recognized at lower of cost valuation। ठीक है, समझा। अभी यहाँ पे ये एक जो सेकंड पॉइंट है इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन में बात करूंगा। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, ईयर एंड इन्वेंट्री वेरिफिकेशन। भाई ईयर एंड इन्वेंट्री वेरिफिकेशन आपको याद है, ऐसे 501 के बेसिस पे एग्जिस्टेंस से रिलेटेड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए आप फिजिकली वेरिफिकेशन में अटेंडेंस देते हो। ठीक है सर। देन डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रॉपर्ली चार्ज ऑन ऑल द सेट वैल्यूएशन। टाइटल डीड्स ऑफ अ लैंड डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी, ओनरशिप, राइट एंड ऑब्लिगेशन। ऑल लाइबिलिटीज आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, मतलब सारी चीजें जेन्युइन थी जो रिकॉर्ड हो गई। सर कंप्लीटनेस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आर प्रॉपर्ली शोन, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। समझा क्या, समझा क्या राजा। असर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने, उन बच्चों के लिए जिन्होंने असर्शन नहीं पढ़ रखा है, आप पहले एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन वीडियो का जो 3 घंटे का मैंने वीडियो डाल रखा है उसमें अराउंड 40 मिनट्स मैंने ले रखे हैं, शायद 30-40 मिनट ले रखे होंगे समझाने के लिए टॉपिक को, तो आप पहले वो देख सकते हो, देन आगे बढ़ना। ठीक है, डन सर। हालांकि मैंने इसमें भी कोशिश करी है कम समय में आपको समझा दूँ। अब आते हैं अपन मेन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, द ऑडिटर इज वरीड about whether the entity has valid legal ownership right or over property, plant and equipment claimed to be held by the entity and recorded in the FS, advise the auditor। अभी देखो आपको है ना
इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में कुछ नहीं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जैसा कुछ मिलेगा नहीं। ये 4-5 लाइन देके आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन से असर्शन से रिलेटेड बात करिए, ताकि आप प्रोसीजर बता सको। अब सपोज कर किसी टॉपिक में 6-7 प्रोसीजर है, एग्जाम 4 नंबर का क्वेश्चन आया, सर 4 लिख दे, नंबर मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वालिटी पे फोकस करना, मतलब आपकी बुक में 8-8 10-10 पॉइंट्स दे रखे, पर 4 से 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड लीगल ओनरशिप की बात करिए। लीगल ओनरशिप की बात करिए मतलब राइट एंड ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन आपका बनेगा? देखो, कुछ पॉइंट्स है इसके। अपन क्या बोलते हैं कि लॉजिकली सोचो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड ओनरशिप की बात करनी, तो अगर अपन उसकी कोई लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मशीन है, तो इनवॉइस में कंपनी का नाम होना चाहिए। हाँ सर, पीपी इनवॉइस को देख लो, कंपनी का नाम होना चाहिए। कंपनी ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है, तो यार लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है तो सेल डीड से देख लो, सेल डीड या कन्वेंस डीड एक ही बात है। ठीक है, उससे चेक कर लो। अब ऑडिटर को क्या बोला जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी है ना, उनकी ओरिजिनल टाइटल डीड से वेरीफाई करना ओनरशिप। अच्छा, कोई ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे ओरिजिनल टाइटल डीड्स लेट से थर्ड पार्टी के पास में पड़ी हुई है एज अ मॉर्गेज, तो आप उनसे कंफर्मेशन मंगवा लो। ठीक है सर। और लास्ट पॉइंट है क्या, कि अगर कोई असेट पे चार्ज क्रिएट हो रखा है, तो ऑडिटर रजिस्टर ऑफ चार्जेस से वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, 5 पॉइंट आपके हैं, इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ में बोल। ओनरशिप पता करनी है सर, कैसे पता करें? मैंने कहा पीपी के जो भी परचेज इनवॉइसेज है वो कंपनी के नाम पे होने चाहिए, एंटिटी के नाम पे होने चाहिए। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तू क्या करेगा? जो भी लैंड एंड बिल्डिंग एडिशन है, सेल डीड, कन्वेंस डीड। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी है 31/3 को, उनके ओरिजिनल टाइटल डीड से देख ले। अगर ओरिजिनल टाइटल डीड सपोज कर बैंक के पास में पड़ी है एज अ प्लेज, एज अ आपने मॉर्गेज वॉर्गेज रख रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे सर? थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन, फिर रजिस्टर ऑफ चार्जेस। 5 पॉइंट है। आप एक्टिव रिकॉलिंग कैसे करोगे? आप ये 5 पॉइंट पे ही फोकस करोगे और खुद से याद करने की कोशिश करोगे। समझा? क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, सीए करण वांट्स टू टेस्ट द कंप्लीटनेस, सीधा ही दे दिया मैंने, असर्शन रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट, स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर। अभी सुन, यहाँ पे लॉजिकली सोचते हैं, कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है सर? जितने भी जेन्युइन है ना, वो सब रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। मतलब ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग, और इंटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन का एडजस्टमेंट हो जाएगा। हाँ सर। अभी सुन, यही क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड पूछ लेना, तो आप उसका आंसर देखोगे ना, तो उसमें भी यही पॉइंट्स रिपीट होएंगे। सिमिलर लाइन ऑफ एक्शन आपका चलेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, अब सोचते हैं सर, क्या ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, इसको मैं जनरल लेजर से चेक कर सकता हूँ? हाँ सर। ठीक है, जनरल लेजर या बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक कर लेंगे। सर ये जो ओपनिंग है, क्या ये प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस से आप चेक कर सकते हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इक्वल टू क्लोजिंग है, तो अपन इसका स्केड्यूल मंगवा लेंगे एंटिटी से और इसकी रिकैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है सर, रिकैलकुलेशन कर लेंगे सर, क्यों? टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। फिर आप फोकस करना एडिशन और डिलीशन पे। मतलब देखो क्या सिंपल भाई, इससे रिलेटेड मैंने ओपनिंग पे एक पॉइंट बना दिया, क्लोजिंग पे एक पॉइंट बना दिया, इससे रिलेटेड रिकैलकुलेशन पे एक पॉइंट बना दिया। अब एडिशन डिलीशन की बातें करेंगे। ठीक है सर। अभी एक पीपी इंटेंजिबल असेट है, तो इससे रिलेटेड एक बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि रिसर्च एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंस आउट होना चाहिए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका कैपिटलाइज होना चाहिए। ये पॉइंट भी आप कनेक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर वेरीफाइंग द कंप्लीटनेस। ठीक है, तो देखो अब पॉइंट्स देखते हैं। सर अपन ने क्या करा, हमने क्लोजिंग बैलेंस को रिकंसाइल कर लिया विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओपनिंग को आप किससे कर सकते हो? प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से। सर मूवमेंट, वेरीफाई मूवमेंट स्केड्यूल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ओपनिंग एडिशन क्लोजिंग डिलीशन कितना हुआ? ओपनिंग एडिशन डिलीशन क्लोजिंग। ठीक है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाई कर लो, वेरी इजी सर। अब यहाँ पे क्या करो सर, कोई भी एडिशन हुआ है, अगर इंटेंजिबल एसेट में कोई भी एडिशन हुआ है, तो आप रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देख लो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसके लिए सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रिसर्च एक्सपेंडिचर है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए इन पीएनएल आइटम, और जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो कैपिटलाइज होना चाहिए। हाँ, आपने कोई इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करा है, तो ऑब्वियसली सर वो कंपनी के नेम पे होना चाहिए, कॉमन सेंस, एंड इट शुड बी ऑथराइज। ठीक है। अब सर अगर कोई एसेट डिलीट करा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अमोर्टाइजेशन बंद हो जाएगा? हाँ, अगर कोई एसेट, इंटेंजिबल एसेट डिलीट करा है, तो आप क्या करोगे? उससे रिलेटेड कंट्रोल्स के प्रोसीजर्स देख लोगे कि भाई प्रॉपर कोटेशन मंगवाया था, नहीं मंगवाया था। ठीक है, आप डिस्पोजल प्रोसेस देख लोगे, मैनेजमेंट क्या एक डिस्कार्ड नोट बनाता है, उसको भी एक बार आप वेरीफाई कर लोगे। ठीक है,
डन। सो भाई कंप्लीटनेस से रिलेटेड अपन ने ये बात करी, फोकस करो ओपनिंग एडिशन, फिर डिलीशन होगा, क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग को बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक कर लिया, प्रीवियस ईयर ओपनिंग को प्रीवियस ईयर के बैलेंस से चेक कर लिया, इनका स्केड्यूल मंगवा के रिकैलकुलेशन कर लिया अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाई करने के लिए, एडिशन में रिसर्च एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को लिंक कर दे, कनेक्ट कर ले, फिर ऑब्वियसली ऑथराइजेशन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए टू एक्वायर एनी इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर, फिर जो भी डिलीट हुआ है उससे रिलेटेड मैनेजमेंट का प्रोसेस देख ले, डिस्कार्ड नोट बना हुआ होना चाहिए, और अगर कोई एसेट डिलीट हो गया है, इंटेंजिबल एसेट को डिलीट हो गया है, तो उस पर अमोर्टाइजेशन ऑब्वियसली सीज हो जाएगा। ठीक है डन सर, आपके लिए पॉइंट्स दे रखे, इससे एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करना। परफेक्ट डन। देन आते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला भी भाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ सीधे, इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। You are required to outline the detailed audit procedure that are generally undertaken when auditing such inventories which at the time of observation of physical counting were noted as being damaged or obsolete. सुन, इन्वेंट्री ही नोटेड दैट द कंपनी, ठीक है ये फलाना फलाना दे रखा है इन्होंने कि कई डिसकंटिन्यूड मॉडल्स हो गए थे, कोई डैमेज हो गया था इन्वेंट्री, इन्होंने ये वाली बातें भी दी। आपको बताना है कि ऑडिट प्रोसीजर्स आप क्या लगाओगे टू वेरीफाई द इन्वेंट्रीज विच एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको डैमेज मिली। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई इन्वेंट्री डैमेज मिली आपको ऑब्जर्व करते समय, तो आपको कुछ प्रोसीजर्स लगाने हैं, और फोकस वैल्यूएशन पे होता है यहाँ। वैल्यूएशन पे क्यों होता है सर? क्योंकि आज कोई इन्वेंट्री अगर डैमेज हो गई है तो आपको फील नहीं हो रहा सर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बहुत तेजी से गिर सकती है। हाँ, और प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट और एनआरवी, ऐसा हो सकता है कि एंटिटी ने उसको गलत वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलता है कि मैनेजमेंट मेरे को है ना, तू क्या कर, एक इन्वेंट्री एजिंग स्प्लिट दे दे। इन्वेंट्री एजिंग स्प्लिट दे दे मतलब, लेट्स से इन्वेंट्री एजिंग स्प्लिट है कि भाई 30 दिन तक ये 30 दिन पुरानी ये इन्वेंट्री है, 60 दिन पुरानी ये इन्वेंट्री है। सपोज कर कोई इन्वेंट्री 1 साल पुरानी है, तो तुम क्या सोचोगे, यार ये बिकी नहीं रही है, बिकी नहीं रही है तो भाई इसके वैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ी मिल सकती है। आप समझ रहे हो, एंगल ये होता है। तो ऑडिटर क्या बोलता है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट से वो रिक्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि मैनेजमेंट मेरे को इन्वेंट्री एजिंग स्प्लिट दे दे, और ऑडिटर को जो 31/3 को डैमेज मिला था ना, उससे वेरीफाई करता है कि भाई जो चीज़ें डैमेज मिली थी उसकी क्या पोजीशन है बुक्स में। ठीक है, अब ऑडिटर क्या करता है, बेसिक बेसिक चीज़ों पे फोकस करता है। देखो एक पॉइंट तो बड़ा इजी है, ऑडिटर वेरीफाई करेगा एप्लीकेशन ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये वाला प्रिंसिपल, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। ठीक है, फिर दूसरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एमसीक्यू बन सकता है सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या, अगर ये रेशियो राजा बहुत लो है ना, ये रेशियो बहुत ज़्यादा लो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो ऑडिटर को सिग्नल मिलता है कि देयर कैन बी अ केस ऑफ डैमेज इन्वेंट्री। भाई साहब क्योंकि ये माल निकल ही नहीं रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फोकस किस पे करता है कि इन्वेंट्री कितनी जल्दी बेसिकली सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है तो ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री की तरफ इशारा होता है, एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है सर, देन ये वाला पॉइंट हो गया। तीसरा, आप कॉस्ट एनआरवी पे फोकस करते हो तो ये देख लो कि कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही है। ऑब्वियसली सर ओवरहेड नहीं आने चाहिए, मतलब मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड आ भी रहे तो बिल्कुल वो डायरेक्ट ओवरहेड वाले ही आने चाहिए। ऑडिटर ये वेरीफाई कर लेगा, कॉस्टिंग वाला दिमाग लगा लेगा। बाकी सर ये 2 पॉइंट सिमिलर ही है, रिकॉर्डेड कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कवर करेगा। सर बोले तो रिकॉर्डेड कॉस्ट है सपोज कर 100, पर आज की डेट में अगर मार्केट से परचेज करने जा रहे हैं तो वो 70 रुपये में आ रही है, 70 रुपये में आ रही है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर ये 70 रुपये में आ रही है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू बहुत तेजी से गिरी है? हाँ, ठीक है। एग्जामिन, ये सिमिलर पॉइंट ही इसी का एक्सटेंशन है, एग्जामिन वेंडर प्राइस लिस्ट। इसके लिए ऑडिटर क्या करता है, वेंडर की प्राइस लिस्ट को एग्जामिन करता है, ये देखने के लिए कि रिकॉर्डेड कॉस्ट इज लेस देन क्या करंट मार्केट प्राइस। ये इसी पॉइंट का एक्सटेंशन है, समझा? क्लियर? सर इंपॉर्टेंट क्या है, आज इन्वेंट्री का नुकसान तुम्हें देखने को मिल रहा है, तुम 31/3 को गए थे, डैमेज इन्वेंट्री मिली, तो तुम क्या बोल रहे हो क्लाइंट को, मेरे को है ना इन्वेंट्री एजिंग स्प्लिट बना दे, और तुम क्या करो, फॉलो अप लो अबाउट द इन्वेंट्री जो तुम्हें डैमेज मिली थी वहाँ से इन्वेंट्री एजिंग से। ठीक है, अब देखो क्या करो, आपको वेरीफाई करना है कि भाई AS2 के हिसाब से वैल्यूएशन करा गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो है तो वो सिग्नल करेगा कि ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री हो सकती है। ठीक है सर, फिर कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है, मटेरियल आता है, लेबर आता है, ओवरहेड आता है, ये सारी डायरेक्ट चीज़ें होनी चाहिए, कॉस्टिंग का दिमाग लगा दो। देन उसके बाद में एक रिकॉर्डेड कॉस्ट को कंपेयर कर लो विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इतना तुमने लिख दिया, तुम्हें नंबर मिल जाएगी। परफेक्ट सर। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए ना, तो क्वेश्चन क्या बोलता है,
As a statutory auditor, you need to verify the company has a valid legal ownership right, legal valid ownership right and obligation over the inventory. अब मेरे को पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑडिट प्रोसीजर बता रहा है, ठीक है। अब सुन, एंटिटी इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है वो एंटिटी की है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे सर? डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेंगे। हाँ, अब डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेंगे तो सोच के देख कि जो भी परचेज इनवॉइस होगा वो एंटिटी के नाम पे होना चाहिए। तो देख भाई, एग्जामिन इनवॉइसेस फॉर द एविडेंस ऑफ द ओनरशिप दैट दैट इनवॉइसेस शैल बी इन द नेम ऑफ अ क्लाइंट। अच्छा, अब सुन, आज वो इन्वेंट्री आई है तो उससे पहले हुआ क्या होगा? परचेज रिक्विजिशन आया होगा, परचेज ऑर्डर क्रिएट हुआ होगा, फिर माल आया होगा, गुड इन्वर्ट रजिस्टर से आप चेक कर सकते हो। हाँ, तो वो लॉजिक मतलब आज वो इन्वेंट्री तुम्हारी बुक्स में आई है तो उसका प्रोसेस क्या हुआ होगा? परचेज एक्विजिशन, ऑर्डर हुआ होगा, ऑथराइजेशन हुआ होगा, माल आया होगा फैक्ट्री गेट पे, यही सारी चीजें तो होगी, तो उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स देख ले। परफेक्ट सर, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, वाउच रिकॉर्डेड परचेजेस टू अंडरलाइंग डॉक्यूमेंटेशन लाइक परचेज एक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, रिसीविंग रिपोर्ट, वेंडर इनवॉइस एक्सेट्रा। ठीक है सर। अच्छा, कोई सपोज कर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास में पड़ी हुई है, किसकी है सर? अपनी है। अपनी है तो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन मंगवा ले, उसके लेटर हेड पे, लेटर हेड पे कंफर्मेशन मंगवा ले कि भाई तू है ना, ये क्लाइंट के बिहाफ पे ही होल्ड कर रहा है। ठीक है सर, 3 पॉइंट बड़े ईज़ी है। फिर अब कंसाइनमेंट खेलना, तो कंसाइनमेंट खेलना। सर बोले तो क्या? इवैल्यूएट द कंसाइन गुड। अरे लॉजिक क्या होता है कि आज मैं कंसाइनर हूँ, मैंने किसी को बोल रखा है कि तू माल बेचेगा, तेरे को कमीशन दे दूँगा। जब तू बेचेगा तुझे कमीशन दूँगा ना, तो मैं कंसाइनर हूँ, वो कंसाइनी है किसकी गुड्स? मेरे ही है, कंसाइनर। ठीक है? तो इवैल्यूएट द कंसाइन्ड गुड्स, तो यहाँ पे आप कंसाइनमेंट वाला लॉजिक लेके चलते हो कि भाई एक्चुअल में ओनरशिप पता पड़ जाए। ठीक है सर। देन इसके अलावा ये एक और पॉइंट हो गया, रिव्यू कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। समझा क्या? क्लियर क्या? और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आइटम्स है तो आप थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन भी मंगवा सकते हो। डन सर। सर ये इंपॉर्टेंट है, राइट्स कैसे पता करोगे? इनवॉइसेस, परचेज डॉक्यूमेंट, फिर कंसाइनमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट लिख देना। सर कंसाइनमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट क्या लिखेंगे? रिव्यू कंसाइनमेंट एग्रीमेंट, इवैल्यूएट द कंसाइन गुड्स। ठीक है? और थर्ड पार्टी के पास में इन्वेंट्री पड़ी है तो उससे कंफर्मेशन ले लेना कि तुम भाई बता दो किसके बिहाफ पे तुम इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो, मतलब क्लाइंट के बिहाफ पे तुम इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो क्या, कंफर्म कर दो लेटर हेड पे। समझा? बढ़िया। डन सर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, जेड लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ शूज़। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले है ना, क्योंकि मेरे को कट ऑफ प्रोसीजर्स यहाँ पे समझाने पड़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले दूसरे क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ तुम पहले। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, पहले बाकी के क्वेश्चंस कवर करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। सजेस्ट फ्यू ऑडिट प्रोसीजर्स बताने हैं। सी इज एड स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 50 करोड़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहे हैं। वैल्यूएशन, ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड वैल्यूएशन। ठीक है, अभी सुन। सर वैल्यूएशन से रिलेटेड है ना, मेन फोकस किस पे होता है? एजिंग रिपोर्ट पे होता है। तो ये एजिंग रिपोर्ट कौन बनाता है? सर मैनेजमेंट बनाता है कि कितना 0 से 6 मंथ्स वाले डेटर, 6 मंथ से 12 मंथ्स वाले डेटर, फिर 12 मंथ से 24 वाले डेटर, 24 से 36 और ग्रेटर देन 36। लेट्स से दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब वो एजिंग रिपोर्ट क्यों बनाता है? उसी के बेसिस पे वो प्रोविजन कैलकुलेट करता है कि भाई कितना डेटर पुराना है। ठीक है, ऑब्वियसली जो जितना डेटर पुराना होगा उतना ज़्यादा उस पर प्रोविजन बनेगा। ठीक है, ये वैल्यूएशन का एंगल चलेगा। आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले सकते हो थर्ड पार्टी से। ठीक है, अब सुन, वैल्यूएशन से रिलेटेड बेड डेट का भी एंगल आएगा। तो अभी सुन क्या पॉइंट्स अपन बनाएंगे। आज आपको प्रोसीजर्स लगाने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप मैनेजमेंट के कंपनी कंपनी के प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे कि कैसे वो प्रोविजन बना रहा है। आज डेटर में वैल्यूएशन का एंगल क्या है? सर वो प्रोविजन ही तो है। हाँ, तो आप मैनेजमेंट के प्रोसेस को, कंपनी के प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे कि हाउ दे आर कैलकुलेटिंग द प्रोविजन अमाउंट, हाउ दे आर एस्टिमेटिंग द प्रोविजन अमाउंट। अब प्रोविजन का अमाउंट की आप कंसिस्टेंसी देख लोगे कि पिछले साल और इस साल में रेटें सेम ले रहे हैं क्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटर है 6 महीने पुराना, तो पिछली बार भी 10% बनाया था, इस बार भी 10% बनाया, मतलब कंसिस्टेंसी है। ठीक है, आपने सबसे पहले उनके प्रोसेस को समझा, फिर बोला मैनेजमेंट एक काम करना, तेरी एजिंग रिपोर्ट जो तू बनाता है ना वो मेरे को प्रोवाइड कर दे। मेरे को तू एजिंग रिपोर्ट प्रोवाइड कर दे जिसमें डेबिट क्रेडिट बैलेंस सारे आ जाए। एजिंग रिपोर्ट ले लेना उससे, सबसे पहले उसके प्रोसेस को समझना। ठीक है, अब उसने एजिंग रिपोर्ट भेज दी तो आप क्या करोगे? प्रोविजन का जो अमाउंट उसने कैलकुलेट करा है ना उसकी रीजनेबलनेस को चेक करोगे। सर किधर लिखा हुआ है? वेरीफाई वेदर द एडुकेट प्रोविजन हैज बीन मेड एज पर द रिकवरेबिलिटी ऑफ द रिसीवेबल। इजी है। इजी है क्या? हाँ सर। अच्छा, मुझे बता, कोई भी प्रोविजन बनाया,
तो ठीक है, बेड डेट का एंगल पकड़ते हैं। बेड डेट हुई तो बेड डेट टू सेल्स का रेशियो आप कंपेयर कर लेना, और बेड डेट हुई है तो किसी ऑथराइज पर्सन ने उसको ऑथराइज भी करा होगा, मतलब लेट्स से सीईओ ने ऑथराइज करा होगा कि हाँ भाई बेड डेट बुक कर लो, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब सुन, कोई डेटर है ना बहुत टाइम से चल रहा था, 2-3 साल से चल ही रहा था, तो मैंने हम और सपोज कर मैनेजमेंट ने उसका प्रोविजन नहीं बनाया, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, यार ये इतने टाइम से तुम्हारी बुक्स में आ रहा है, क्यों नहीं बना रहे हो प्रोविजन, क्या बात हो गई है। ठीक है, तो वो पॉइंट भी अपन लिख सकते हैं। इस तरीके से कनेक्ट करके चलोगे, आपके पॉइंट्स इजी हो जाएंगे। सर अपन ने सबसे पहले मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझा, कैसे वो प्रोविजन बना रहे, कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर टू वेरीफाई द कंसिस्टेंसी। फिर हमने उसकी एजिंग रिपोर्ट मंगवा ली इंक्लूडिंग द डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ये वेरीफाई करा कि एडिक्वेट प्रोविजंस बन रखा है क्या। अगर कोई बेड डेट बुक हुई है तो ऑब्वियसली उसका अप्रूवल लगा होगा बाय द सीनियर अथॉरिटी। ठीक है, फिर प्रिपेयर स्केड्यूल, आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर स्केड्यूल कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप बेड डेट टू सेल्स का रेशियो कंपेयर कर सकते हो विद द प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये पॉइंट्स, और ये वाला एक पॉइंट लिख सको तो, कि कोई रिसीवेबल्स जो डाउटफुल आपको लग रहा था, काफ़ी टाइम से बैलेंस शीट में आ रहा था, क्या मैनेजमेंट ने उसका प्रोविजन बनाया क्या। अगर नहीं बनाया तो आप उससे इंक्वायर करोगे, भाई बना ना, क्यों नहीं बना रहा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 किसकी बात कर रहा है, विच असर्शन। ठीक है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी बैलेंस दैट वाज सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुन, क्वेश्चन नंबर 9 ट्रेड पेबल का है ना, मैं देखता हूँ मैंने सेल्स का भी लिया है क्या क्वेश्चन, सेल्स का भी क्वेश्चन लिया हुआ है ना। यस, पहले अपन क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। सर ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है, मैं ऐसा क्वेश्चन पहले क्यों करवा रहा हूँ। सुन, पहले मैं एक सेल्स का वापस एग्जांपल लेता हूँ। 29/3 को इसका इनवॉइस बन गया, पर वो सेल हुई है 2/4/2026 को, मतलब सॉरी डिस्पैच करा है 2/4/2026 को। सर आप कब रिकॉर्ड करोगे, जब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, मतलब आप इस समय रिकॉर्ड करोगे, इस समय रिकॉर्ड करोगे, दिस इज द राइट पीरियड। ठीक है, मतलब आप फोकस क्या करते हो, 31/3 के दिन पे ये कट ऑफ प्रोसीजर्स लगाने की बात करते हो। ठीक है, अभी होता क्या है, ऑडिटर है ना, जब कंप्लीटनेस को चेक करता है ना, कि कंप्लीटनेस मतलब ऑल जेन्युइन हैव बीन रिकॉर्डेड, तो वहां पे ऑडिटर का फोकस ही किस पे रहता है, कट ऑफ प्रोसीजर्स लगाओ भाई, ईयर एंडिंग पे ये प्रोसीजर्स लगाओ। ठीक है, समझा। यहाँ पे पहले मैं एक्सपोर्ट का मतलब सेल्स का केस आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, फिर परचेज का केस भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ठीक है, सुनना, सेल्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल से कनेक्ट करना। सुनना, एसआरटी प्राइवेट लिमिटेड का क्वेश्चन है, ट्रेड रिसीवेबल प्रोसीजर्स बताने हैं, अब पूरा पढ़ ले। द कंपनी हैज़ अ ह्यूज रिसीवेबल एज ऑन 31st March. It is also analyzed that export sales account of company that large number of small shipments were almost dispatched daily during the month of March choice. The auditor is ensuring that all goods dispatched prior to year end have been invoiced. इसका मतलब क्या, कि सर जो गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं वो ऑब्वियसली सर इनवॉइस हो जाने चाहिए। लॉजिक सिंपल है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है। ऑडिटर यहाँ पे क्या फोकस कर रहा है, कि सर जो भी जेन्युइन सेल्स है वो रिकॉर्ड करो ना भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो वो किस प्रोसीजर, किस असर्शन पे बात कर रहा है, कंप्लीटनेस असर्शन। अब कंप्लीटनेस असर्शन मेन फोकस किस पे करेगा, कट ऑफ प्रोसीजर्स पे। ठीक है सर, यहाँ पे अपन इनवॉइस और शिपिंग रिकॉर्ड्स इनको कंपेयर करके कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। यहाँ तक आपको समझा क्या, बोल भाई बोल, यहाँ तक समझा क्या आता है। कितने पॉइंट्स दे रखे हैं सर, बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, हमको सारे याद करने का। आंसर इज नो। आपके लिए फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड पॉइंट आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, देन कौन सा आपको याद रह जाएगा, ये वाला याद रख सकते हो। ठीक है, ये फिर भी याद रह सकता है, बिल एंड होल्ड। ठीक है, सारी मार्क कर दी मैंने। तो परफॉर्म द फॉलोइंग कट ऑफ प्रोसीजर। सुनना, ऑडिटर क्या करेगा, इनवॉइस जो इश्यू हुए ना लास्ट फ्यू डेज पे, ये 31/3 है, सपोज कर यहाँ पे लास्ट फ्यू डेज में कुछ इनवॉइस इशू हुए। ठीक है, और वो ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूडेड है, मतलब आपने उसको बुक कर लिया है।
आपने उसको बुक कर लिया है तो ऑडिटर क्या फोकस करेगा कि यार अगर ये इन्होंने भाई साहब बैलेंस शीट में बुक कर रखा है मतलब ये डिस्पैच ऑलरेडी हो जाने चाहिए। ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा विद द शिपिंग रिकॉर्ड्स। देखो सर, वेरीफाई है इनवॉइसेस इशूड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज बिफोर द ईयर एंड इंक्लूडेड इन डेटर। अगर आपने उसको सेल्स रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब डेटर में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो गुड्स डिस्पैच हो जाने चाहिए। ठीक है, कंपनी के पास में नहीं होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जो भी गुड्स डिस्पैच हो गए हैं, ये 31/3 है, यहाँ पे लास्ट सम डेज में आप गुड्स डिस्पैच देख रहे हो। अगर कोई गुड्स डिस्पैच हो गए हैं तो भाई उसको ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड करो, अज्यूमिंग अ क्रेडिट सेल। सर क्यों? अरे गुड्स डिस्पैच हो गए हैं तो भाई वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया ना, तो वो आपको इंक्लूड करना है। ठीक है सर। तीसरा, 31/3, सपोज कर गुड्स डिस्पैच यहाँ हुए हैं, तो मुझे बताओ क्या आप प्रीवियस ईयर में इसको रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं सर, हम इसको रिकॉर्ड कब करेंगे? इसी समय में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर अगले साल हो रहा है। प्लीज इन 3 पॉइंट को रीड करो, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 1 मिनट पॉज कर लेना, इन 3 पॉइंट को रीड कर लेना। वेरीफाई दैट द गुड डिस्पैच आफ्टर द ईयर एंड हैव नॉट बीन इनवॉइस। क्या बोला कि जो ईयर एंड के बाद में गुड्स डिस्पैच हुए वो इनवॉइस नहीं होनी चाहिए, वो डेटर में इंक्लूड नहीं होने चाहिए, और लॉजिकल है। ठीक है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से एग्जाम में क्या कर सकते हैं वो, आप इसको स्पेसिफिकली कट ऑफ प्रोसीजर से रिलेटेड 3 पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखना कितना इजी पॉइंट है। मैच सेल्स इनवॉइस विद द शिपिंग रिकॉर्ड्स एंड कंपेयर इनवॉइस डेट विद द शिपिंग डेट। सर हमने जो अभी कट ऑफ प्रोसीजर में बात करी, सर ये वही तो बात करी, शिपिंग डेट इनवॉइस डेट को तो क्रॉस चेक कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। इसके बाद में सपोज कर कोई बिल एंड होल्ड ट्रांजेक्शन है। सर बिल एंड होल्ड ट्रांजेक्शन बोले तो आप बिल विल कर चुके थे, सब कुछ रेडी था, सामने वाले कस्टमर ने बोला अरे रुक जाओ मालिक रुक जाओ, अभी माल मत भिजाओ, अपनी फैक्ट्री पे रोक लो ना। एक्चुअल में वो सेल्स हो चुकी है, रेडी है, सब कुछ हो चुका है, बस उसने कहा यार ठीक है ना सर 10 दिन की बात है, फैक्ट्री में रोक लो ना। ऐसे केस में ये बिल एंड होल्ड सेल ट्रांजेक्शन कहलाया जाता है, और इसको आपको एज पर द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप बुक्स में ऐसा लिख सकते हो। लॉजिकली क्या होएगा कि बिल एंड होल्ड ट्रांजेक्शन है तो वो सेल बुक हो जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल में वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर और क्या लिख सकते हो? ये हो गया। ठीक है, बस ये पॉइंट्स इतने भी लिख दोगे ना आपका काम हो जाएगा। एक लास्ट ये पॉइंट लिख सकते हो कि सपोज़ कर ईयर एंडिंग है ना, ईयर एंडिंग में एंटिटी ने सेल्स करी टारगेट मीट करने के लिए, अगले साल बहुत सारी सेल्स रिटर्न हो रही है, ठीक है? तो ऑडिटर इसको एग्ज़ामिन करेगा कि क्या ये इन्फ्लेटेड सेल्स का रिज़ल्ट है क्या? ये जनरल प्रोसीजर है, कंप्लीटनेस के रिलेटेड स्पेसिफिकली बात नहीं करता, ये जनरल प्रोसीजर है, आप लिख सकते हो। ठीक है, डन। सो सारे पॉइंट्स याद नहीं भी हुए चलेगा, मेरे को कुछ पॉइंट्स याद करवा दो। ठीक है, एग्ज़ाम में लिख दो, मैं खुश हूँ भाई। मेरे को चाहिए भाई 4 में से तुम 3 नंबर ले आओ, पर ले आओ, क्योंकि स्पेसिफिकली क्या इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको 2 नंबर दे देगा आराम से, 2 मार्क्स तो यहीं पे दे देगा। समझा? क्लियर? लिख के प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। फिर आ जा, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ ना? अब मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? एक बार खुद से पढ़ो और इसका आंसर भी पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9, सेम लॉजिक लेके चलना, कंप्लीटनेस वाला आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा। टेक 2 मिनट्स ब्रेक। यस पीपल, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा। देखो, जो आपने ट्रेड रिसीवेबल पे कंप्लीटनेस का एंगल पकड़ाना हो, वैसा ही आपको ट्रेड पेबल पे पकड़ना है और कुछ पॉइंट्स अपने बनाने हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, बोला है कि ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि ट्रेड पेबल एंड लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी में फिर आपका अदर करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड भी पॉइंट आ जाएगा, जैसे स्टैट्यूटरी ड्यूज बात करता हूँ अभी, डेट वाज सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज, मतलब जो रिकॉर्ड होना था क्या वो रिकॉर्ड हो गया है क्या? मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ऑल जेन्युइन टू बी रिकॉर्डेड, मतलब कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस है तो मेन प्रोसीजर कौन सा लगेगा? कट ऑफ प्रोसीजर। ठीक है सर। अब सेल्स में क्या होता था, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता था तो आप तो आप बुक करते थे। आप परचेज कब बुक करोगे? इनवॉइस के बेसिस पे? क्या नहीं, जब सामने वाले ने रिस्क एंड रिवॉर्ड आप पे ट्रांसफर कर दिया है तब आप परचेज बुक करोगे। तो देखो पॉइंट्स बनाना, यहाँ पे पहले अपन 2 पॉइंट देखो कितने इजी है। कट ऑफ प्रोसीजर लगाओगे सर, क्या वेरीफाई द लास्ट 5 इनवॉइसेस। आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल में 5 इनवॉइसेस लिखा है, पर ये 5 डेज इनवॉइसेस होता है। मतलब आप क्या करोगे, लास्ट 5 दिन के इनवॉइसेस देख लो रिकॉर्डेड डेट पे, जो आपने ट्रेड पेबल में इंक्लूड करा है। अगर आपने ट्रेड पेबल में इंक्लूड करा है तो ऑडिटर क्या देखने की कोशिश करेगा, यार ये गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए थे ना, तभी रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है सर। दूसरा,
ऑल गुड्स रिसीव बिफोर द ईयर एंड, जो भी माल आपके ईयर एंड से पहले आ गया है, ऑडिटर क्या सोचेगा, अरे ये रिकॉर्ड होना चाहिए, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है सर, दो तो ये हो गए। उसके बाद में ये सबसे इजी पॉइंट है, आप परचेज इनवॉइस की जो भी डेट्स होगी और जो माल आया आपकी फैक्ट्री में, ठीक है, गुड्स इनवर्ट डेट, उसकी डेट को वेरीफाई कर लो ना, उसकी डेट को वेरीफाई कर लो टू मेक श्योर दैट परचेज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है सर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, टेस्ट परचेज एंड एक्सपेंसेस ऑन अ सैंपल बेसिस, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक कर लो। अब एक और छोटी सी चीज, अगर कोई कस्टमर का एडवांस आ गया है, कस्टमर का एडवांस आपके पास में आ गया है, ठीक है, मतलब सर उसका भी कौन सा बैलेंस होगा, कस्टमर का एडवांस मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ क्रेडिट बैलेंस होगा, तो आप उसकी भी एजिंग रिपोर्ट मंगवा लो, ये देखने के लिए कि सर ये एडवांसेस का नेचर क्या है। ठीक है सर। अच्छा, ये पॉइंट मार्क करो, ये पॉइंट मार्क करो, ये पॉइंट मार्क करो। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट भी मार्क करो, ये बड़ा इजी पॉइंट है। 31/3 के बाद में आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर्स देखना, ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि ये गलत अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो गए, मतलब आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर्स देखो, ये देखने के लिए बैलेंस शीट डेट पे, मतलब 31/3 के बाद में यहाँ पे ये देख लो कि कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर जो कि इधर के होने चाहिए वो इधर रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, इसके अलावा सर स्टैट्यूटरी ड्यूज देख लो, आपकी 31/3 की जो लाइबिलिटी होनी चाहिए थी वो चालान जमा होना चाहिए था उसका, और उसकी रिटर्न जमा होनी चाहिए थी, लेट से जीएसटी रिटर्न, यहाँ से क्रॉस चेक कर लो, यहाँ से आप क्रॉस चेक कर लो। समझा, ट्रेड पेबल का लॉजिक समझा, इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करोगे। समझा, डन सर, परफेक्ट। देन आजा अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपको करवा रहा हूँ लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट का वैल्यूएशन ऑफ लोन्स एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। अभी यहाँ पे पहले एक चीज हिंट लिख लो, सिमिलर टू डेटर वैल्यूएशन, सिमिलर टू डेटर वैल्यूएशन मतलब क्या हुआ, एक्स लिमिटेड थी, उसने वाई को लोन्स दिए, ठीक है, अब आप इसकी वैल्यूएशन करोगे। ठीक है सर, अब पहले तो एक चीज एंगल बनाओ कि वाई अगर ये भाई साहब इसको पे नहीं कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता डूबने के चांसेस है, डूबने के चांसेस है, तो यहाँ पे भी प्रोविजन बनेगा, मतलब एंटिटी एजिंग रिपोर्ट यहाँ पे ही बनाती है, कि आंसर इज यस, एजिंग रिपोर्ट यहाँ पे ही बनाती है। ठीक है, तो देखना डेटर से रिलेटेड जो आपने पॉइंट्स पढ़े थे वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कितने इजी पॉइंट्स है, फोकस करो। आप पहले क्या कर रहे हो, आप कंपनी के प्रोसेस को रिव्यू कर रहे हो कि कैसे वो डाउटफुल अकाउंट बना रहा है। सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट किससे रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड है, ये लोन से रिलेटेड। सर ये कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द प्रायर ईयर, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिर आप क्या कर रहे हो, एजिंग रिपोर्ट मंगवा रहे हो क्लाइंट से अबाउट द लोन्स की, इसमें कोई भी लोन्स जिस पे लिटिगेशन है उसकी लिस्ट भी मंगवा रहे हो कि यू आर कंपेयरिंग विद द प्रीवियस ईयर। फिर एडिक्वेट प्रोविजंस एंटिटी ने बनाया क्या, इसको असर्टेन कर लो। अच्छा, कोई ऐसा लोन्स है जिसका पैसा ही नहीं आ रहा है, तो आप एंटिटी से डिस्कस करोगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे कि इसका प्रोविजन बनाओ, अगर नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए। ठीक है, समझा, क्लियर। अच्छा, कोई भी प्रोविजन एंटिटी ने बनाया तो वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल लगेगी, आप उसको वेरीफाई कर लो, रिकैलकुलेशन कर लो, ये कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। समझा क्या। एक इन्होंने पॉइंट और दिया कि फॉरेन करेंसी, अगर कोई फॉरेन करेंसी लोन्स एंड एडवांसेस है तो 31/3 के दिन वो रीस्टेट हो जाना चाहिए, ये बात का ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, समझा। तो देख, असेस डाउटफुल मतलब आप कंपनी के प्रोसेस को रिव्यू करो, कैसे वो प्रोविजन बनाता है, कंसिस्टेंसी विद द प्रायर ईयर रीजनेबल है क्या, एजिंग रिपोर्ट उसकी असेट उसकी ऑप्टेन करो, कैलकुलेशन करो, राइट ऑफ अगर हुआ है तो प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू हुआ है। मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करो अबाउट द ओल्ड लोन्स एंड एडवांसेस, जिसका पैसा नहीं मिल रहा, इससे रिलेटेड प्रोविजन क्यों नहीं बना, फॉरेन करेंसी वाले लोन्स एंड एडवांसेस को रीस्टेट करो, दैट्स इट। अगर आजा कुछ अलग नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और डेटर से रिलेटेड ही है, मतलब आप वो डेटर वाला एंगल पकड़ के चलोगे, आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है सर। देन क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, पहले क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी मैंने डिस्क्लोजर से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए डाला ही था 40-45 मिनट में, जहाँ पे सारे डिस्क्लोजर्स मैंने आपको कवर कराए थे। अभी यहाँ पे कौन से डिस्क्लोजर्स आपके एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछे जा सकते हैं, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके भी लिए। जैसे पहला अपन ले लेते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सिंपल है, जो रेडिली कैश अवेलेबल है आप उसको कैश एंड इक्विवेलेंट में डालते हो। कैसे सर, बैंक के पास में क्या बैलेंस है, कैश इन हैंड हो गया, ड्राफ्ट इन हैंड हो गया, चेक्स इन हैंड हो गए,
अदर्स हो गए, अदर्स का एक एग्जांपल हो गया कि लेट्स से एफडी जिसकी मैच्योरिटी है लेस देन 3 मंथ्स, ठीक है? ये आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। सर क्या-क्या आते हैं? कैश हो गया, बैंक का बैलेंस हो गया, चेक इन हैंड हो गया, अदर्स हो गए, ठीक है सर। अब इन्होंने 4 चीज़ें ऐसे बोली जिसको सेपरेटली डिस्क्लोज़ करना है। सर क्या? बैंक डिपॉज़िट ग्रेटर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी, क्योंकि ये रेडिली अवेलेबल नहीं है इसलिए इसको 12 मंथ्स मैच्योरिटी को सेपरेटली डिस्क्लोज़ करा जाता है, ठीक है? फिर सपोज़ कर कोई ईयर मार्क्ड बैलेंस हो गया विद द बैंक्स शैल बी सेपरेटली स्टेटेड, फॉर एग्जांपल अनक्लेम्ड डिविडेंड है, ठीक है? अनक्लेम्ड डिविडेंड है तो वो पैसा क्या आपको एक अकाउंट में डालना पड़ता है, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट लेट्स से, ठीक है? तो वो अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट आपके लिए वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बना सर, क्यों? क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ईयर मार्क्ड शैल बी सेपरेटली स्टेटेड, ठीक है? फिर आपने बैंक से बैंक गारंटी ली, बैंक वाले बोले कि भाई एफडी जमा करा तेरी यहाँ पे, अब वो एफडी एज अ मार्जिन मनी जमा करा रहे हो तो क्या वो पैसा फ्रीली अवेलेबल है? आंसर इज नो, इसके लिए इसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना। बैलेंस विद द बैंक टू एक्सटेंड हेल्ड एज अ मनी मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरोइंग गारंटी, ठीक है? इसके अलावा सर रीपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन, कोई फॉरेन करेंसी का पैसा था, उस पे कोई रीपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन से मतलब आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे तो वो भी सेपरेटली डिस्क्लोज आपका होगा, सेपरेटली स्टेट आपका होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है राजा? इन 4 पॉइंट्स के कारण। तो स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं कि कैश एंड कैश के इक्विवेलेंट में क्या इंक्लूड होगा डिस्क्लोजर में और क्या सेपरेटली स्टेट होगा, ये 4 पॉइंट सेपरेटली स्टेट हो गए। समझा? क्लियर है क्या? समझा, समझा, समझा? डन सर, बढ़िया, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 इन्होंने पूछा है कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से रिलेटेड कंपनी को क्या डिस्क्लोजर करने चाहिए? बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से, अब यहाँ पे गेम क्या होता है, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज कर एक्स लिमिटेड ने प्रॉपर्टी का पेमेंट करा और वो प्रॉपर्टी एक्स लिमिटेड की बुक्स में नहीं आ रही है, वो प्रॉपर्टी लेट से मतलब ओनरशिप है ना लेट से किसी जेड के नाम पे है, मतलब कंपनी ने तो पे करा, ठीक है, और ओनरशिप है जेड की, ऐसे केस में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड आप पे कुछ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है? अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, केवल डिस्क्लोजर की बात करूंगा। अभी यहाँ पे क्या क्या डिस्क्लोजर हो गए, तो भाई पहली बात तो अगर सपोज कर कंपनी पे ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई तो शेयर होल्डर क्या बोलेगे, भाई डिस्क्लोज कर, बता यार कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आपको बीइंग अ कंपनी आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी की डिटेल बतानी है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, कौन बेनिफिशियरी है, कौन बेनिफिशियरी है, इसमें दो पार्टीज होती है बेनामीदार बेनिफिशरीज, ठीक है? आपको बेनिफिशरीज की डिटेल देनी है, ठीक है? किसी केस में कंपनी भी हो सकती है बेनिफिशियरी, ठीक है? अच्छा, तो प्रॉपर्टी की डिटेल, अमाउंट कितना है, बेनिफिशियरी है। अब प्रॉपर्टी बुक्स में है तो वो किधर शो हो रखी है, लाइन आइटम को रेफरेंस दे दो। अगर प्रॉपर्टी बुक्स में नहीं है तो रीजन बता दो भाई, क्या रीजन है, ठीक है सर? एक टोटल मिला के 7 पॉइंट दे रखे, आपको 4 पॉइंट याद होने चाहिए, इसको काट देना, ये पॉइंट काम का नहीं अपने, इतना तो अपन लिख ही नहीं पाएंगे एग्जाम में, छोड़ दो, ठीक है? इस पॉइंट पे आ जाओ। और प्रोसीडिंग्स का नेचर क्या है, उसका स्टेटस क्या है आज की डेट में, और कंपनी का क्या व्यू है अबाउट द सेम, ये कंपनी को डिस्क्लोजर करना पड़ता है। और आपको बता दूं कारो 2020 में पहली क्लॉज आप पढ़ोगे, उसका 5th पॉइंट पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड ऑडिटर को ये देखना पड़ता है कि कंपनी ने ये डिस्क्लोजर कर दिया है क्या, ठीक है? बोल 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 भाई। देख, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये बेसिकली, तो प्रॉपर्टी की डिटेल दे दो, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, बेनिफिशियरीज कौन कौन है, प्रॉपर्टी बुक्स में है तो लाइन आइटम का रेफरेंस दे दो, प्रॉपर्टी बुक्स में नहीं है तो रीजन बता दो, फिर प्रोसीडिंग्स का नेचर क्या है, कंपनी का क्या व्यू है, क्या स्टेटस है, बता दो यार, सब बात खत्म करो, आगे बढ़ो, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आना। क्वेश्चन नंबर 16, कंपनी ने ए लिमिटेड ने 50 लाख की कोई टेट्रा वर्चुअल करेंसी थी उसमें ट्रेड करा है, 20 लाख का प्रॉफिट कमाया, भाई साहब मल्टीबैगर, ठीक है? व्हाट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आर प्रिस्क्राइब। अब देखो भाई कि सरकार बोलती है कि अगर आप वर्चुअल करेंसी में ट्रेड कर रहे हो तो कुछ डिस्क्लोजर्स दे दो, कुछ डिस्क्लोजर दे दो, मतलब सरकार पूछेगी कितना कमाया भैया, बहुत पैसा कमा रहे हो, कितना कमाया बताओ, अधिकतर तो लॉस में मिलेंगे। अमाउंट प्रॉफिट या लॉस ऑन ट्रांजेक्शन ऑन क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग वर्चुअल करेंसी, जो भी तुम्हारी वर्चुअल करेंसीज है ना भाई, कितना कमाया। फिर 31/3 के दिन कितनी करेंसी ये पड़ी हुई है, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज ऑन रिपोर्टिंग डेट। और साथ के साथ में आपको ये भी बताना पड़ता है कि अगर किसी से आपने डिपॉजिट या एडवांस लिया है किसी थर्ड पर्सन से, क्यों सर, ये चीजें करने के लिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में, तो भाई डिटेल बताओ, कौन है वो बंदा जो तुम्हें पैसे दे रहा है, समझे क्या? ठीक है, क्लियर, डन डन डन, इंपॉर्टेंट है भाई। कितना कमाया या गवाया,
कितना पड़ा है, किसने तुम्हें पैसा दिया फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन द क्रिप्टो करेंसी, बताओ भाई। ठीक है, जैसे मेरे को एक बार किसी ने बोला था कि भैया है ना डॉज कॉइन है ना बहुत बढ़ने वाला है, मैं अपनी बुक्स में नहीं कर सकता, आप मेरे लिए ले लो ना अपने। मैंने कहा भैया क्या मजाक कर रहे हो यार। ठीक है, वो बड़ा अमाउंट का बोल रहा था, बोला थोड़ा आप भी रख लेना। मैंने कहा मैं नहीं करता, मेरे को मत दे, कैसे, मैं नहीं करता इन चीज़ों में काम। ठीक है, अब मेरी तरफ तुम मत देखो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 17, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, हाउ विल यू वेरीफाई द फॉलोइंग, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी और डिविडेंड इनकम। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर पूछा तो बोनस क्वेश्चन है। सुन, आज एफडी की इंटरेस्ट इनकम है। बेसिक लॉजिक, आप क्लाइंट को क्या बोलोगे, भाई मेरे को सारी लिस्ट दे दे, जितनी भी तेरी एफडी थी उस पर क्या ब्याज इंटरेस्ट रेट था, मेरे को पूरी की पूरी डिटेल दे दे, कितना प्रिंसिपल अमाउंट था, कितना टेन्योर था। हाँ, अब क्लाइंट ने तुम्हें ये लिस्ट दी, तुम उसका क्या करोगे, रिकम्प्यूटेशन कर लोगे, रिकैलकुलेशन कर लोगे। ईजी है ना सर। ठीक है, अब इसके अलावा आप बैंक से क्या बोल सकते हो, बैंक से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा सकते हो ऐसे 505 के बेसिस पे, बता भाई कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है एफडी का, इंटरेस्ट इनकम कितनी है बता दे। इसके अलावा सर बैंक वाले क्या करेंगे, टीडीएस काटेंगे। वो टीडीएस आपके किधर रिफ्लेक्ट करेगा, फॉर्म 26 AS इनकम टैक्स पोर्टल पे, उससे क्रॉस चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। बस यही बेसिक पॉइंट आपके हो जाएंगे एफडी के रिलेटेड। कॉमन सेंस है, कुछ अलग नहीं है। फॉर्म 26 AS ध्यान में रख लेना, इनकम टैक्स पोर्टल का एक फॉर्म होता है, आर्टिकलशिप में जाओगे जब रिटर्न भरना सीखोगे तो ये फॉर्म देखोगे, फॉर्म 26 AS, जहाँ पे आपके सारी की सारी इनकम रिफ्लेक्ट हो जाती है। आज की डेट में तो AIS TAS करके भी पोर्टल आ गए, ICI वालों ने ये पॉइंट नहीं लिखा, नहीं तो वहाँ से भी वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, डन, बढ़िया सर। सर डिविडेंड इनकम को कैसे वेरीफाई करेंगे, मेक श्योर कि डिविडेंड इनकम तभी रिकॉग्नाइज हो रही है जब राइट टू रिसीव द डिविडेंड स्टैब्लिश हो गया है। राइट टू रिसीव द डिविडेंड, राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इज स्टैब्लिश, तब आप उसको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, डन, क्वेश्चन नंबर 17 इज कंप्लीट। ये क्या इजी इजी क्वेश्चन थे, तुम्हें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए ना अभी, थोड़े से पहले मैंने इजी, इसके बाद में थोड़े से इजी क्वेश्चन करा दिया। एग्जाम में आता है बोनस है भाई, बोनस है बाबू भैया, बोनस है। ठीक है, अब एक और लास्ट इजी क्वेश्चन कर दो, फिर थोड़ा सा एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इन्होंने पूछा BRS से रिलेटेड, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। क्या बोला कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब अपन वेरीफाई कर रहे थे ना, तो BRS मैनेजमेंट जो प्रिपेयर करता है ना, वो ऑडिटर को देखना ही देखना है। कंपनी नेट बैंकिंग यूज ही नहीं करती। अब नेट बैंकिंग यूज नहीं करती तो चेक इशू करती है, और नेट बैंकिंग यूज नहीं करती तो मतलब आपको फील होएगा कि सर कुछ ना कुछ कैश बुक और बैंक बुक में डिफरेंस आ ही जाएगा, क्योंकि नेट बैंकिंग भाई साहब ये यूज ही नहीं कर रहे। प्रिफर टू इशू चेक टू इट्स क्रेडिटर एंड रिसीव सब्सटेंशियल पोर्शन लोकली थ्रू अकाउंट पे। ठीक है, अब देखो नेट बैंकिंग यूज नहीं कर रही है, पैसा कब देंगे, रिकॉर्ड कब करेंगे, डिफरेंसेस आएंगे। विच एस्पेक्ट्स नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एंड वेरीफाइड बाय CAD इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सुन, अपनी 11th क्लास की नॉलेज लगाना और यहाँ से रिलेटेड तुम सारे पॉइंट लिख के आ सकते हो। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, एंटिटी, जो क्लाइंट है ना आपका एंटिटी, वो सर BRS बनाती है, वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाती है और वो ऑथराइज पर्सनल बनाता है उनका। तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरे को जितने भी BRS तूने बनाए ना उसकी सबकी लिस्ट दे दे, उसकी सबकी पूरी की पूरी लिस्ट दे दे। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज रिव्यूड एंड साइंड बाय ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, वो साइन करेगा बंदा। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, 31/3 का जो पासबुक का जो आपकी कैश बुक में बैलेंस आ रहा है और जो बैंक बुक में बैलेंस आ रहा है उसको मैच कर लेना, बैंक स्टेटमेंट में मैच कर लेना। कोई भी डिस्क्रिपेंसीज होगी, कोई भी डिफरेंसेस होंगे तो सर वो BRS से टैकल हो जाएगा। हाँ, तो देखो ये 2 पॉइंट तो आप बड़े ईजी है, चिपका देना। ठीक है, अब 3 पॉइंट क्या, थोड़ा सा 11th क्लास की नॉलेज लगेगी। कोई बैंक चार्जेस थे, कोई क्रेडिट्स था, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक स्टेटमेंट में तो दिख जाएगा। हाँ, अभी ये भाई साहब नेट बैंकिंग तो यूज करते नहीं कि डेली अपडेट कर दे। हाँ, तो बैंक चार्जेस क्रेडिट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, आप उसको वेरीफाई कैसे कर लो कि बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लो और देख लो कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ट्रीटमेंट इसका करा नहीं करा है। ठीक है सर। और आपने सपोज करो कोई चेक डिपॉजिट करा, चेक डिपॉजिट करा लेट से 31/3 को, वो क्लियर हुआ लेट से 1/4 को। ठीक है, अब आपने सपोज करो एंटिटी ने 31/3 को रिकॉर्ड कर लिया पर पैसा डेबिट हुआ है 1/4 को, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। ठीक है, तो यहाँ इसके कारण क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, जो भी चेक डिपॉजिट एंटिटी ने करा है ना उसको क्रॉस चेक कर लो डिपॉजिट स्लिप से और सब्सिक्वेंट बैंक क्रेडिट देख लो। ठीक है, अब एक और पॉइंट लास्ट ये लिख देना कि सपोज करो तुमने कोई चेक इशू करा था किसी थर्ड पार्टी को,
थर्ड पार्टी को चेक इशू करा तो ऑब्वियसली सर इसके कारण भी डिस्क्रिपेंसीज आ सकती है, और भाई साहब ने 3 महीने तक चेक ही नहीं लगाया, तो तुमने जो उसकी लाइबिलिटी को कम कर दिया था भाई साहब, बढ़ाओ वापस स्टील चेक, स्टील चेक बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 महीने तक उसने कोई चेक नहीं लगाया तो वो लैप्स हो गया, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये भी एक आइटम हो सकता है जो आपके रिकन्सिलेशन में आ जाएगा, मतलब वो बीआरएस बनाएगा ना तो उसके रिकन्सिलेशन में आएगा, आपको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, डन। सो राजा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, मतलब इसमें आपका कॉमन सेंस लगेगा, जो आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो वही एप्लीकेशन इस टॉपिक में है। दैट्स इट, डन। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया था ये एक बार देख लेते हैं। चलो 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, अपन पहले वो कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि रेवेन्यू से रिलेटेड है, बोला कि 4 प्रोसीजर बता दो तुम, तो जुलाई 21 का क्वेश्चन था ये। 4 प्रोसीजर बता दो, ठीक है, ये देखने के लिए कि रेवेन्यू ओवर स्टेटेड नहीं है। सर रेवेन्यू ओवर स्टेटेड नहीं है मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ गलत बुक नहीं कर लिया है? गलत बुक नहीं कर लिया है। अब गलत बुक नहीं कर लिया मतलब तुमने बिना बात ही ज़्यादा बुक नहीं कर लिया है, तो ऑडिटर है ना यहाँ पे एक तरीके से उसके लिए चेकलिस्ट होगी। चेकलिस्ट क्या है सर? क्या कोई फिक्टिशियस कस्टमर है, सेल तो बुक नहीं कर ली है, मतलब ऑडिटर प्रोसीजर्स लगाएगा ना, तो ये पॉइंट्स कुछ नहीं है, एक तरीके से चेकलिस्ट है। ठीक है, अच्छा, फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई अनर्न रेवेन्यू था उसको रिकॉर्ड कर लिया। रेवेन्यू मतलब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ था, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया पहले ही। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, 29/3 को इनवॉइस बना दिया था, माल डिस्पैच हुआ था बाद में, पर आपने रिकॉर्ड इधर ही कर लिया, गलत है। ठीक है, इसके अलावा सर आपने कोई इनवॉइस को डबल रिकॉर्ड कर लिया कि एंटिटी ने, उसको चेक करो, अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली ओवरस्टेट हो गया। ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, कोई अगर कोई इन्वॉइसेस है 31/3 के समय में, कोई इन्वॉइसेस को जनरल एंट्री उसकी उसकी देख लो, उससे रिलेटेड उसके रेलिवेंट एंट्रीज देख लो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख लो। ठीक है सर, देन अगर कस्टमर ऑब्लिगेशंस आर कंटिंजेंट ऑन अदर एक्शंस, ये पॉइंट अभी छोड़ दो, ये पॉइंट तुम्हें याद रहेगा नहीं, मैं तुम्हें कौन से पॉइंट्स याद रहेंगे वो याद करवाए, ये कर लो, एक ये कर लो, एक ये कर लो, एक ये कर लो, एक ये वाला पॉइंट भी तुम्हें इजीली याद रह जाएगा कि क्या कोई सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रहती है कि अबाउट द कलेक्टिबिलिटी। अगर सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी है, मतलब देयर कैन बी अ केस जहाँ पे रेवेन्यू बुक ही नहीं करना है, बुक ही नहीं करना है, तो आप ऐसे केस में भाई उसने रेवेन्यू बुक तो नहीं कर लिया ना, ये आपके लिए चेकलिस्ट हो गई। ठीक है, और एक और क्या, एंटिटी ने शिपमेंट कर दिया है विदाउट द कंसर्न ऑफ दैट डेटर, मतलब उसको माल बस भिजवाना था, उसको क्या टारगेट मीट करने थे अपने, तो भाई साहब को टारगेट मीट करने के लिए उसने शिपमेंट कर दिया था कि भाई माल तो जाए, पता पड़ रहा है वो फिर रिटर्न हो रहा है। ऐसे केसेस को भी आप असर्टेन कर लेना। ठीक है, मैं बोलता हूँ सारे पॉइंट्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। ओवर स्टेट कैसे होगा सर? हो सकता है रेवेन्यू डबल रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, हो सकता है सर अनर्न रेवेन्यू था, अनर्न रेवेन्यू था उसको रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, फिक्टिशियस सेल्स बुक कर लिए, शिपमेंट कर दिया विदाउट द कंसर्न ऑफ द डेटर, विदाउट द कंसर्न ऑफ द पार्टी, कस्टमर बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा सर आप किसी कस्टमर से कंफर्मेशन ले सकते हो अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार ये रेवेन्यू सही बुक हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है फिक्टिशियस रेवेन्यू बुक हो रखा है, तो आप कंफर्मेशन मंगवा सकते हो। ये 4-5 पॉइंट पे फोकस करो आप, मोर देन इनफ है। देखो एग्जाम में कितना पूछा है, 4 पॉइंट ही पूछा है, और मैं क्या बोलता हूँ 4 पॉइंट ऐसे निकालो जो ईजिली याद हो जाए, लिख के आ सको। समझा? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सर ये क्वेश्चन नंबर 11 है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। न्यू अटेम्प्ट में रिडक्शन ऑफ कैपिटल पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछ सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, अभी रिडक्शन ऑफ कैपिटल में क्या सबसे ज़्यादा नाराज़ कौन होते हैं? क्रेडिटर साहब होते हैं। क्रेडिटर साहब नाराज़ होते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब ये ताऊ होते हैं, रूठे हुए फूफा होते हैं, तो नाराज़ होते हैं। तो क्या होता है, बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं, ताकि ये ट्रांजेक्शन स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास हो जाए, और यहाँ पे एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है, करीब करीब 21 डेज दिए जाते हैं। वो 21 डेज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रपोजल सर्कुलेट करा जाता है, शेयर होल्डर को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा जाता है। अब यहाँ पे इजी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर स्पेशल रेजोल्यूशन वाला पॉइंट हो गया,
एमओए एओए वाला पॉइंट हो गया। एमओए को सुटेबली अमेंड करना पड़ता है, और एओए क्या परमिट करता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल, वो आप एओए से क्रॉस चेक कर लो। अब क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल होगा ना, तो ट्रिब्यूनल का कोई ना कोई ऑर्डर पास होगा। ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर पास हुआ उसको एग्जामिन कर लो और देख लो कि क्या ये आरओसी पे फाइल हो गया है, इसकी मिनट्स आरओसी पे फाइल हो गई है क्या। ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज क्या होता है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक पॉइंट है, इंश्योर द वर्ड्स एंड रिड्यूस वर एडिड टू द कंपनीज नेम इन द बैलेंस शीट इफ रिक्वायर्ड बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि आपको ये वर्ड लगाना जरूरी है, एंड रिड्यूस। ठीक है सर। अच्छा, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि ट्रिब्यूनल ने जो भी कंडीशंस बोली थी उससे रिलेटेड कंप्लायंस हो गया क्या। डन सर। तो देखो कितने इजी इजी पॉइंट्स है सर। स्पेशल रेजोल्यूशन, एमओए अमेंड हो गया क्या, एओए ऑथराइज कर गया, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो भी पास हुआ है उसको एग्जामिन करो, उससे रिलेटेड कंडीशंस कंप्लाई हो गई है क्या, देयर शुड बी नो डिफॉल्ट इन डिपॉजिट, ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है जो आप लिख सकते हो। बाकी है ना, एक दो पॉइंट और है, जैसे क्या होता है रिवैल्यूएशन, जब आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल करते हो ना, तो असेट का एक तरीके से रिवैल्यूएशन होता है, तो उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर कराए क्या, प्रॉपर अकाउंटिंग करिए कि वो पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो। पर मैंने मेजर फोकस किन पे करा है, जो पॉइंट्स आपको याद रह जाए। मतलब एग्जाम में आ जाए सर कितने पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, 4 से 5 पॉइंट याद होने चाहिए, दैट्स इट। पर बुक में मैं सारे लिखता हूँ, ताकि भाई कोई और पॉइंट भी आपको याद रह जाए तो बढ़िया है। ठीक है। डन 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 डन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया है। अभी सुनना, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 राजा लिख के प्रैक्टिस कर लेना। इसके 4 पॉइंट तुझे याद होने चाहिए, 4 से 5 पॉइंट, दैट्स इट। सितंबर 24 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एडवाइस ऑडिटर को क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं। ZE Limited is engaged in manufacturing and export of shoes. The statutory auditor want to reasonably ensure that only inventory recorded in the financial statement are exclusively owned by the entity and not include any inventory that belong to the third party। सही बात है ना यार, आज अपन अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे, अपनी इन्वेंट्री। थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री अपने गोडाउन में पड़ी है क्या, अपनी होगी क्या, नहीं सर। बट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ओन्ड बाय द कंपनी बट लाइंग विद द थर्ड पार्टी। अपनी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास में पड़ी हुई है, किसकी है, अपनी है, रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अरे सिंपल सा लॉजिक है ना यार। घर का बच्चा पड़ोसी के वहाँ चला गया तो भी रहेगा तो तुम्हारा ही बच्चा ना, तो अपने परिवार में उसको रिकॉर्ड करोगे। हाँ सर। ठीक है। तो बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था, पर ठीक है। ये इससे रिलेटेड कौन सा असर्शन है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। तो इससे रिलेटेड कौन सा असर्शन है, कंप्लीटनेस असर्शन है। कौन सा असर्शन है, कंप्लीटनेस। सर जो भी जेन्युइन है वो सब रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, दैट इज द कंप्लीटनेस असर्शन। ठीक है सर। अब कंप्लीटनेस असर्शन से रिलेटेड 3 से 4 पॉइंट आपको, 4 से 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, मैं मार्क करा रहा हूँ। सर कौन कौन से पॉइंट्स अपन फोकस कर सकते हैं। पहला, पहला क्या, कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा सकते हैं। सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा ले तो इन्वेंट्री से रिलेटेड तुम्हें एक प्रोसीजर टर्नओवर याद रह सकता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है। देन बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर कर लो। ठीक है सर। इसके अलावा क्या कर सकते हो, कंसाइनमेंट वाली बातें लिख सकते हो। जैसे सपोज करो आपने कोई माल आपको कंसाइनमेंट बेसिस पे मिला, सर क्या वो आप अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, नहीं सर। गुड रिसीव ऑन कंसाइनमेंट बेसिस हैव बीन प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर आइटम, इट नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है सर। अच्छा, फिर एक पॉइंट जो आपको कट ऑफ टेस्टिंग से रिलेटेड है, परचेज और सेल्स का कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करना। मतलब क्या सर, 31/3 से पहले कोई आपने परचेज करी थी, कोई आपने परचेज करी थी, तो बिल्कुल जो पास की परचेज है ना, हो सकता है वो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स में आज भी दिखनी चाहिए। हाँ, तो आप है ना सैंपल बेसिस पे इसको चेक कर लो कि परचेज जो आपने जस्ट प्रायर करी थी बिफोर द ईयर एंड, क्या वो इन्वेंट्री के बुक्स में, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स में दिख रही है क्या। ठीक है सर। देन इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप फिजिकल इन्वेंट्री का जो अमाउंट है ना उसके परपेचुअल रिकॉर्ड से क्रॉस चेक कर सकते हो। मतलब फिजिकल इन्वेंट्री का अमाउंट, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन पे गए थे तो आपको क्वांटिटी भी पता पड़ी, लेट्स से उसका अमाउंट की भी डिटेल आपने निकाली कि भाई 50,000 का माल पड़ा हुआ है। ठीक है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिख रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी वो कितना दिख रहा है। और यहाँ पे सेम चीज़ आप क्वांटिटी के कंपेयर में भी कर लेते हो कि क्वांटिटी सपोज करो 5,000 क्वांटिटी फिजिकली दिख रही है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट में 7,000 क्वांटिटी दिख रही है, तो ये 2,000 क्वांटिटी का क्या, 2,000 क्वांटिटी का क्या, ये 5,000 दिख रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट में 3,000 ही रिकॉर्ड है, तो ये 2,000 क्वांटिटी का क्या। ठीक है। तो रिकंसाइल फिजिकल इन्वेंट्री अमाउंट्स विद द परपेचुअल रिकॉर्ड, रिकंसाइल फिजिकल काउंट विद द जनरल लेजर कंट्रोल टूल्स।
ठीक है सर। फिर एक पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इन्वेंटरी जो थर्ड पार्टी के पास में पड़ी हुई है, भाई उसको रिकंसाइल कर लो किसी ना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, सामने वाले से कंफर्मेशन मंगवा लो, वेयर हाउस की रिसिप्ट मंगवा लो। ठीक है राजा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, टोटल मिला के 4 से 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जस्ट 4 से 5 पॉइंट। एक और पॉइंट है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी आप एग्जामिन कर सकते हो, जैसे प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो गया। प्रोडक्शन रिकॉर्ड कितना था, 10,000 यूनिट का रिकॉर्ड था, तो आप ऐसी चीज़ें भी एनालाइज कर सकते हो जिसके बेसिस पे आपको पता पड़ सके कि एंटिटी ने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी है क्या। ठीक है, डन माय डियर पीपल। राजा, मैंने ना चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड ऑलरेडी डिटेल वीडियोस डाल रखे हैं। ये थोड़ा सा मैंने स्पीड तेज रखी है, आपको पता है स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज रखी है। ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अब आप पढ़ के आए हो, स्पीड थोड़ी सी तेज है। कहीं पे भी आपको अगर ऐसा लगे कि सर मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आई हो, मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप रिवीजन वीडियो में जाके देखोगे ना, तो टाइमलाइन मिल जाएगी आपको। ट्रेड पेबल हो, ट्रेड रिसीवेबल हो, इन्वेंट्री हो, हर चीज़ को मैंने पूरा रिवीजन ओरिएंटेड तरीके से आपको चीज़ें समझाई हुई है, याद भी कराई हुई है। ये एक्चुअली क्वेश्चन बेस्ड था, तो मेरा फोकस क्या था, थोड़ा सा क्विकली आपको करा दूँ। ठीक है, समझा। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल कि भाई आप अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करके मेरे साथ में थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल कर लो। ठीक है, हालांकि कई कई जगह पे जहाँ पे समझाने की कोशिश करनी थी, वहाँ पे मैंने समझाने की भी कोशिश करी है, पर जैसे कट ऑफ टेस्टिंग हो गई, एजिंग एनालिसिस हो गई, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता होने चाहिए, तब जाके आपको ये आंसर्स याद होएंगे, अदरवाइज नहीं याद होंगे। ठीक है, डन, क्लियर। राजा, ये आपका प्रायोरिटी क्वेश्चंस थे। एटलीस्ट आपके 18 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए वो तो कवर होने ही चाहिए, मतलब होने ही चाहिए। और एक बार ये कर लो, उसके बाद में आप रिमेनिंग पोर्शंस पे जा सकते हो चैप्टर नंबर 5 के। अभी कोई ना कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में पूछेगा सर इतना ही कर ले क्या, देखिए ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पर मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी का पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो तुम है ना ऐसे मत बोलना कि सर इतना ही कर ले क्या। मुझे पता है तुम पूछोगे कमेंट सेक्शन में, तो पहले ही बता रहा हूँ कि पहले ये कर लो, उसके बाद में जितना टाइम मिले बाकी का उतना कर लो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना कैसी चल रही है आपकी तैयारी। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।